स्टोरी की शुरुआत में हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि एक प्रिंसेस है जो अभी अभी बैंक्वेट हॉल में उसके फियांसे प्रिंस फेरर के सामने सबके बीच बुलाई गई थी। फेरर कहता है कि वो एलिजाबेथ के साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि एलिजाबेथ दिमाग से थोड़ी खिसकी हुई है और उसने उसकी डार्लिंग सेलिवा को स्टार से नीचे फेंक दिया था। एलिजाबेथ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि फेरर किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। लेकिन फेरर खुद में इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि उसे एलिजाबेथ की एक भी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए एंगेजमेंट तोड़ने के साथ साथ वो एलिजाबेथ को डंजन में काम करने की पनिशमेंट भी दे देता है। एलिजाबेथ की फेरर के साथ कई सालों से एंगेजमेंट थी। वो इस रिलेशनशिप में कम्प्लीटली इन्वेस्टेड थी और खुद को इम्प्रूव करने के लिए हर पॉसिबल इफर्ट करती थी ताकि वो फेरर को सपोर्ट कर सके। वो प्रिंस के कई ऐसे टास्क भी हैंडल करने लगी थी जो एक्चुअली प्रिंस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उसने उस वक्त इस बात पर एक भी क्वेश्चन नहीं किया। उसकी मेड उसे हमेशा वार्न करती थी कि रात में बहुत लेट तक काम मत करो, क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि बस एक लास्ट रिपोर्ट फिनिश करनी है, क्योंकि प्रिंस मीटिंग में बिजी है और खुद ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। बेसिकली प्रिंस ने अब सारा काम एलिजाबेथ के ऊपर डाल दिया होता है ताकि वो खुद पार्टी में जाकर मजे कर सके। फिर भी एलिजाबेथ खुद को कन्विंस कर रही होती है कि सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए वो अपनी मेट से कहती है कि उसे इस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रिंस उसके पास नहीं होता तो वो काम को और भी ज्यादा जल्दी कंप्लीट कर लेती है। और वो ये सब सिर्फ फेरर के लिए नहीं कर रही, वो ये किंगडम के लोगों के लिए भी कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इम्पोर्टेंट मैटर्स पेंडिंग रहने लगे जिसकी वजह से ऑर्डिनरी पीपल को प्रॉब्लम हो। प्रिंस के पॉलिटिकल अफेयर्स हैंडल करने के अलावा एलिजाबेथ फनल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी को भी रन करती है, और रिसेंटली उसकी कंपनी का काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ था। इसलिए एलिजाबेथ कंपनी को एक्सपेंड करना चाहती है ताकि वो और एम्प्लॉइज को हायर कर सके। एलिजाबेथ ने ये कंपनी ओरिजिनली इसी पर्पस से बनाई थी कि वो लोगों की मदद कर सके। उसके काइंड एक्शन की वजह से एलिजाबेथ टाउन के लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई है। सब लोग कहते हैं कि वो पर्सनली एलिजाबेथ को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उसने उनकी बहुत हेल्प की है। लेकिन एलिजाबेथ थोड़ी शर्मीली है, इसलिए वो लोगों से बात करने में थोड़ा शर्माती है। इसलिए उसने कभी ये रिवील ही नहीं किया कि फनल कॉर्पोरेशन के पीछे एक्चुअली वही है। इसी वजह से जब भी वो टाउन में वॉक करती है तो कोई भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, और एलिजाबेथ को इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वो सिर्फ लोगों को खुश देखना चाहती है और उसे अटेंशन की कोई परवाह नहीं है। अगले दिन एलिजाबेथ एक ऊंचे पेपर वर्क में बिजी होती है। तभी प्रिंस फाइनली अपने बेड से उठकर उसके ऑफिस में आता है। वो एलिजाबेथ को बताता है कि गिल्को ग्रुप वही लोग हैं जिन्होंने उस दिन पार्टी में इनवाइट किया गया था। रॉयल ट्रेजर तक एक्सेस मांग रहे थे ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। इसलिए फेरर चाहता है कि एलिजाबेथ उनके लिए रिक्वायर्ड पेपर वर्क प्रिपेयर कर दे, लेकिन एलिजाबेथ तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ऐसी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं करेगी। एलिजाबेथ ने गिल्को कॉर्पोरेशन के बारे में पहले ही इन्वेस्टिगेशन की थी। उसने पता लगा है कि कंपनी रिसेंटली अपने बुक से काफी ज्यादा प्रॉफिट को सीक्रेटली अर्न कर रही है। इसलिए अगर उन्होंने रॉयल ट्रेजर का एक्सेस मिल गया तो वो वहां भी मनी स्कैम करना स्टार्ट कर देंगे। एलिजाबेथ की बात सुनकर प्रिंस थोड़ा अनॉयड हो जाता है। वो अपने नए फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना चाहता था, और अगर एलिजाबेथ उसकी प्रपोजल रिजेक्ट कर देती तो उसके फ्रेंड्स के सामने उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। फेरर एलिजाबेथ से कहता है कि बस उसकी बात मान लो, क्योंकि वो सिर्फ उसके फियांसे है। लेकिन एलिजाबेथ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। वो जानती है कि रूल्स उसके साइड में है, और ऐसी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पूरी रॉयल फैमिली की रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है। इसलिए फेरर कुछ भी कहकर एलिजाबेथ के माइंड को चेंज नहीं कर पाता। प्रिंस गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ फेरर के नाइट रॉबर्ट को बुलाती है। वो रॉबर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि प्रिंस पर नजर रखे ताकि कोई आदमी उसे अपनी बातों में फंसा ना ले। रॉबर्ट समझ जाता है कि एलिजाबेथ क्या कहना चाहती है। वो कहता है कि शायद प्रिंस जर्नी से वापस आने के बाद बहुत थक गए हैं, इसलिए प्रॉपर्ली सोच नहीं पा रहे। एलिजाबेथ होप करती है कि शायद वाकई ऐसा ही हो, क्योंकि अगर करप्ट ऑफिशियल्स को रॉयल ट्रेजरी का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता तो किंगडम का बर्बाद होना तय था, और एलिजाबेथ किसी भी कीमत पर ऐसे होने से रोकना चाहती थी, क्योंकि जब किंगडम खत्म हो जाएगा तो सबसे ज्यादा सफर आम लोग करेंगे। कुछ देर बाद एलिजाबेथ आज का काम फिनिश करके बाहर जाने की प्रिपरेशन करती है। आज का काम कंप्लीट होने के बाद फाइनली उसके पास कुछ ज्यादा टाइम बच गया होता है, इसलिए वो माइकल से कहती है कि उसके कैरेज को रेडी करवा दो ताकि वो अपने फ्री टाइम में हर मिनट को एंजॉय कर सके। लेकिन एलिजाबेथ ऑफिस से निकल पाती उससे पहले ही उसके फादर अचानक ऑफिस में आ जाते हैं। वो एलिजाबेथ को इन्फॉर्म करते हैं कि रिसेंट मॉन्स्टर एक्टिविटी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल आ गई है और किंग को उस मीटिंग को अटेंड करना होगा।
किंग के राइट हैंड मैन होने की वजह से एलिजाबेथ के फादर को भी मीटिंग में जाना पड़ेगा। एलिजाबेथ पूछती है कि मीटिंग कब शेड्यूल्ड है। उसके फादर बताते हैं कि मीटिंग नेक्स्ट वीक है, लेकिन ये बहुत बैड न्यूज है क्योंकि नेक्स्ट वीक किंगडम के एनिवर्सरी पार्टी शेड्यूल्ड है। एलिजाबेथ कहती कि अब उन्हें एनिवर्सरी पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी, लेकिन उसके फादर बताते हैं कि पार्टी कैंसिल नहीं की जा सकती क्योंकि दूर दूर से आने वाले गेस्ट ऑलरेडी किंगडम की तरफ ट्रैवल कर रहे होंगे। एलिजाबेथ को समझ नहीं आता कि किंग और काउंसलर दोनों के एब्सेंट होने पर पार्टी कैसे मैनेज होगी। तब उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं कि किंग ने पर्सनली पार्टी से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलिजाबेथ को हैंड ओवर कर दी है। ये सुनकर एलिजाबेथ थोड़ी शॉक हो जाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर बताते कि किंग को पूरा भरोसा है कि अगर एलिजाबेथ पार्टी को हैंडल करेगी तो सब कुछ परफेक्टली होगा। किंग को एलिजाबेथ जितना ट्रस्टवर्दी कोई और नहीं लगता, इसलिए उसके फादर एलिजाबेथ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने को कहते हैं। और जब वो बात इस तरह रखते हैं तो एलिजाबेथ के पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ज्यादा चॉइस नहीं बचती। एलिजाबेथ थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि उसे अपने डे ऑफ एंजॉय करने का चांस मिला था, लेकिन अब उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। एनिवर्सरी पार्टी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके सामने बहुत सारा वर्क था। जब एलिजाबेथ पार्टी के अरेंजमेंट्स के बारे में सोच रही होती है, माइकल विंडो से बाहर देखती है। वहाँ वो प्रिंस को ओपनली सेलिवा के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लेती है। माइकल प्रिंस को एलिजाबेथ को इतने ओपनली चीट करते देखकर शॉक हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग प्रिंस का एक से ज्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना नॉर्मल है और एलिजाबेथ को सेलिवा से पर्सनली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि सेलिवा को रिसेंटली एक बैरन फैमिली ने अडेप्ट किया है और उसने रॉयल लोगों के साथ बात करने का सही तरीका अभी तक नहीं सीखा। लेकिन एलिजाबेथ को नहीं लगता कि इस वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम होगी। बाद में एलिजाबेथ सेलिवा को अपने रूम में टी के लिए इनवाइट करती है। वहाँ एलिजाबेथ पोलाइटली सेलिवा का स्वागत करती है। अगर वो प्रिंस के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे समझना होगा कि उसका बिहेवियर सिर्फ उसे अफेक्ट नहीं करेगा, उसके एक्शंस प्रिंस की रेपुटेशन और पूरे किंगडम की रेपुटेशन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। एलिजाबेथ फिर सेलिवा के लेग पर लगी इंजरी की तरफ पॉइंट करती है। वो इस इंजरी का मेंशन इसलिए करती है क्योंकि सेलिवा को ये चोट किसी दूसरे आदमी के साथ बाहर घूमते वक्त लगी थी। एलिजाबेथ एक अच्छी लड़की है, इसलिए वो सेलिवा को डायरेक्टली दो लोगों के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए इंसल्ट नहीं कर सकती। आखिर प्रिंस भी एलिजाबेथ के साथ कुछ सिमिलर ही कर रहा था, लेकिन एलिजाबेथ को उनके मैसी रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं था। उसका सिर्फ कंसर्न किंगडम की इमेज थी, इसलिए वह सेलिवा से कहती है कि आगे से प्रिंस को चीट करने से अवॉइड करे। सेलिवा अपना सिर डाउन करके माफी मांगती है, लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ के रूम से बाहर निकलती है उसके चेहरे पर क्लियरली गुस्सा दिखाई देता है। वो इस बात से थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि एलिजाबेथ ने उसकी रियलिटी को पकड़ लिया। एग्जैक्टली उसी मोमेंट प्रिंस वहां से वॉक करते हुए आ रहे होते हैं। सेलिवा को एलिजाबेथ से रिवेंज लेने का आइडिया आ जाता है। वो तुरंत विक्टिम बन के ड्रामा स्टार्ट कर देती है। वो आंखों में आंसू लाकर प्रिंस के सामने गिरने का प्रिटेंड करती है। प्रिंस पूछते हैं कि क्या हुआ। सेलिवा अपने पैर की इंजरी की तरफ पॉइंट करती है और प्रिंस से कहती है कि ये इंजरी एलिजाबेथ ने उसको दी है और इसी वजह से हम वापस करंट सिचुएशन में आ जाते हैं। एलिजाबेथ एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि प्रिंस किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो प्रिंस को रिमाइंड कराती है कि आज बैंक्वेट हॉल में डिफरेंट किंगडम्स के गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए उसे इतना बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रिंस को तो इस बात से कोई परवाह ही नहीं होती। वो एलिजाबेथ को सेलिवा को किल करने की कोशिश के लिए डंजन भेजने का ऑर्डर दे देता है। एलिजाबेथ को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इवन गार्ड्स भी कंफ्यूज्ड होते हैं और उन्हें पता होता है कि एलिजाबेथ ने कुछ नहीं किया, लेकिन रॉबर्ट प्रिंस का पर्सनल लाइट है, इसलिए वो प्रिंस का ऑर्डर मानने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। जब एलिजाबेथ को फोर्स करके ग्राउंड पर लाया जाता है तब उसकी नजर सेलिवा के गंदे स्माइल पर पड़ती है और उसी मोमेंट एलिजाबेथ समझ जाती है कि सेलिवा ने इंटेंशनली उसे फ्रेम किया है। ऑलमोस्ट सभी लोग समझ रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन किंग और एलिजाबेथ के फादर दोनों इस वक्त किंगडम से बाहर हैं, इसलिए कैसल में प्रिंस के पास करेंटली हाईएस्ट रॉयल अथॉरिटी है और गार्ड्स उनके ऑर्डर्स को अपोज नहीं कर सकते। इसलिए एलिजाबेथ फिलहाल डंजन जाने के लिए तैयार हो जाती है। बाद में किंग तक पूरी न्यूज पहुंचती है। एलिजाबेथ के फादर को भी किंगडम में हुए इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किंग अपने बेटे की स्टुपिडिटी सुनकर एब्सोल्युटली शॉक हो जाते हैं। उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि उनका बेटा किंगडम की सबसे कैपेबल वुमेन एलिजाबेथ को बिना किसी प्रूफ के जेल में डाल देगा।
किंग इमीडिएटली किंगडम वापस जाकर एलिजाबेथ को फ्री कराना चाहता है और अपने सन को इस गलती के लिए सुनाना चाहता है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ के फादर को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। जैसे उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ को गलत इल्जाम के साथ जेल में डाल दिया गया है, उसके फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि किंग को कन्विंस किया जाए कि वापस जाने का कोई जरूरत नहीं है। वो एलिजाबेथ के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बेसिकली वो एलिजाबेथ को सब कुछ खुद हैंडल करने के लिए छोड़ देता है और किंग भी उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि एलिजाबेथ के फादर को अपनी डॉटर के लिए जो बेस्ट होगा वो पता होगा। तभी वापस किंगडम में 1 महीना गुजर जाता है और एलिजाबेथ अभी भी जेल में ही होती है। इंटेंशनली एलिजाबेथ ने सोचा था कि शायद अब उसे फाइनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक प्रॉपर ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन प्रिंस ने उसे जेल में बंद करने के बाद भी उससे सारा काम कराना छोड़ा नहीं। कुछ टाइम बाद माइकल मैजिक का यूज करके खुद को गायब कर लेती है और एलिजाबेथ से मिलने प्रिजन में आ जाती है ताकि कोई उसे नोटिस ना कर सके। एलिजाबेथ हिप्नोसिस मैजिक यूज करके गार्ड को अनकॉन्शियस कर देती है। फिर वो माइकल से पूछती कि किंगडम में एक्चुअली क्या चल रहा है। एलिजाबेथ श्योर थी कि अब तक उसके फादर और किंग को पूरी सिचुएशन का पता चल चुका होगा, इसलिए उसे लगा था कि वो दोनों किंगडम वापस आकर सब कुछ सॉल्व कर देंगे। लेकिन माइकल एलिजाबेथ को बताती कि उसके फादर ने एक्चुअली वोट किया था कि एलिजाबेथ को अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करने के लिए छोड़ दिया जाए। ये सुनकर तो एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके फादर हमेशा वही डर्टी वर्क एलिजाबेथ के ऊपर डालते आए हैं जो वो खुद नहीं करना चाहते। और बैड न्यूज यहाँ खत्म नहीं होती। माइकल ये भी बताती कि प्रिंस अब एलिजाबेथ की कंपनी को भी टारगेट कर रहा है। प्रिंस क्लेम कर रहा है कि फनल कॉर्पोरेशन को एक ट्रेडर चला रहा था और वो एलिजाबेथ को ग्रुप ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स से रिमूव करना चाहता है और खुद को टॉप पोजीशंस पर अपॉइंट करना चाहता है। एलिजाबेथ को ये सुनकर थोड़ी टेंशन होने लगती है। उसे पता होता है कि अगर वो इडियट कंपनी को हैंडल करेगा तो वो फनल कॉर्पोरेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा और किंगडम को भी सीरियस प्रॉब्लम डील करने पड़ेंगे। लेकिन मेजल को समझ नहीं आता कि एलिजाबेथ अभी भी उस किंगडम के बेनिफिट के बारे में क्यों सोच रही है, जो उसे सिर्फ एक अनकन्वेंशनल टूल की तरह यूज करता आ रहा है। एलिजाबेथ एग्री करती है कि प्रिंस और सेलिविया ने जो उसके साथ किया है उसके बारे में सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने फादर को उसकी हेल्प के लिए वापस ना आते देखकर उसे हर्ट फील हुआ। लेकिन एलिजाबेथ कहती कि इनमें से किसी भी चीज की फॉल्ट ऑर्डिनरी पीपल्स का नहीं है, इसलिए वो किसी भी सिचुएशन में किंगडम के इनोसेंट पीपल्स को सफर नहीं करने देगी। लेकिन मिचेल के पास रिपोर्ट करने के लिए एक और बात होती है। वो एलिजाबेथ को बताती कि प्रिंस और उसका इनर सर्कल के लोग उसके बारे में बेसलेस र्यूमर्स को फैला रहे होते हैं। वो लोग एलिजाबेथ पर सेलिवा को असैसिनेट करने और कंट्री पर टेक ओवर करने की प्लानिंग का आरोप भी लगा रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंस ने इसका कोई एविडेंस भी प्रेजेंट नहीं किया होता, फिर भी लोगों ने इन र्यूमर्स पर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है और एलिजाबेथ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये वही लोग हैं जिनके लिए एलिजाबेथ ने इतने सालों तक बहुत कुछ किया था। और ये बात एलिजाबेथ को अंदर तक छू जाती है। पहली बार एलिजाबेथ गुस्से में कहती है फक ऑफ। अब वो डिसाइड कर लेती वो इस किंगडम के लिए कुछ भी नहीं करेगी। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो वॉल पर पंच मार देती है। फिर वो माइकल को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने एलिजाबेथ की आंखें खोल दी है। अब एलिजाबेथ को समझ आ गया होता है कि वो कितनी बड़ी गधी थी। अपनी पावरफुल स्पेल्स की वजह से वो कभी भी जेल तोड़ के भाग सकती थी। इसलिए एलिजाबेथ माइकल से कहती कि अब वो दोनों फाइनली इस वेस्ट किंगडम को छोड़ने वाले हैं। इस वर्ल्ड में हर लिविंग बीइंग के अंदर माना होता है, लेकिन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग ही उस माना को कंट्रोल करके डिवाइन आर्टिफैक्ट समन कर सकते हैं। डिवाइन आर्टिफैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स या दूसरे पावरफुल वेपन्स। लेकिन एलिजाबेथ का डिवाइन आर्टिफैक्ट 7 ग्रिमोर के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। इन ग्रिमोर में से एक ऐसा है जो एलिजाबेथ को किसी भी टाइप की मैजिक को रिकॉर्ड और मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी देता है। जब एलिजाबेथ के किंगडम छोड़ने का टाइम आता है तो वो अपने एक आइस क्लोन को क्रिएट कर देती है। इससे लोगों को तुरंत पता नहीं चला कि एलिजाबेथ जेल से भाग चुकी है। इसके बाद वो नेबरिंग एम्पायर के लूकास के स्टेट की तरफ चली जाती है। लूकास को पार्टी में हुआ इंसिडेंट याद आता है और वो अभी भी शॉक्ड है कि प्रिंस इतना स्टूपिड डिसीजन कैसे ले सकता है। आखिर एक पूरा गधा भी इजीली समझ सकता है कि पास्ट कुछ इयर्स में किंगडम की मैक्सिमम सक्सेस के पीछे एलिजाबेथ का ही हाथ था। लूकास दिल से चाहता है कि उसके साइड में भी एलिजाबेथ जैसे कैपेबल पर्सन होती। और तभी जैसे वो एलिजाबेथ के बारे में सोच रहा होता है, एलिजाबेथ सडनली उससे मिलने आ जाती है। लूकास उसे देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एलिजाबेथ एक्सप्लेन करती कि किंगडम के द्वारा बार बार यूज किए जाने की वजह से वो कंप्लीटली थक चुकी है, इसलिए वो एम्पायर में आराम करना चाहती है। लूकास को तुरंत समझ आ जाता है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वो एलिजाबेथ को एम्पायर में रहने की परमिशन दे देता है। लेकिन वो पूछता है कि एलिजाबेथ यहाँ रहकर करना क्या चाहती है। एलिजाबेथ बताती है कि वो रिवेंज लेना चाहती है
और उसका रिवेंज ये है कि किंगडम को बनाने में उसने इतनी हेल्प की थी, अब वो उसकी बनाई हुई हर चीज को बर्बाद कर देगी। लेकिन एलिजाबेथ क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि उसका किंगडम के अगेंस्ट डायरेक्टली वॉर स्टार्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। वो सिर्फ एम्पायर का साइड इसलिए चूज कर रही है क्योंकि किंगडम को अपोज करने के लिए एम्पायर बेस्ट पोजीशन में है। एलिजाबेथ को एम्पायर से कोई स्पेशल अटैचमेंट नहीं है, लेकिन वो लुकास को अश्योर करती कि किंगडम के डाउनफॉल से एम्पायर को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। जो कुछ अभी हुआ था उसके बाद लुकास डिसाइड करता है कि वो किंगडम से इमीडिएटली लीव करेगा, क्योंकि एलिजाबेथ के साथ किंगडम में चाहे कितना भी बुरा बिहेव किया हो, वो उनकी ऑपरेशंस के लिए अभी भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थी। इसलिए जैसे ही पैलेस को पता चलेगा कि एलिजाबेथ मिसिंग है, वहाँ सब लोग पैनिक में आ जाएंगे। फिलहाल प्लान ये होता है कि लुकास एलिजाबेथ को किंगडम के बॉर्डर पर अपने डोमेन में लेकर जाएगा। लुकास कहता है कि फिलहाल एलिजाबेथ को सर्विलेंस के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली वो अभी भी किंगडम की रेसिडेंट है। एलिजाबेथ को ये अरेंजमेंट कंप्लीटली फेयर लगता है। आखिरकार जब वो लुकास के डोमेन में पहुंचते हैं, एलिजाबेथ नोटिस करती कि यहाँ के पीपल्स लुकास के जेन्युइनली पसंद करते हैं। एलिजाबेथ के लिए ये एक गोल्डन साइन होता है। इसका मतलब ये है कि लुकास अपने लोगों की केयर करता है। लुकास प्राउडली कहता है कि उसे लगता है कि वो इस लैंड को काफी अच्छे से गवर्न करता है। कुछ देर बाद वो लोग लुकास के मेंशन में पहुंच जाते हैं। वहां एलिजाबेथ लुकास से कहती कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। वो लुकास से परमिशन मांगती कि क्या वो उसके डोमेन में एक बिजनेस ओपन कर सकती है। एलिजाबेथ को यहाँ सरवाइव करने के लिए एक इनकम सोर्स की जरूरत थी। लुकास को बिजनेस ओपन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके बाद एलिजाबेथ लुकास से 100 गोल्ड कॉइन्स का लोन मांगती है। ये पैसे उसे अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए थे। किंगडम में उसकी सारी मनी को सीज कर लिया होता है, इसलिए अब एलिजाबेथ कंप्लीटली कंगाल हो चुकी थी। लुकास 100 गोल्ड कॉइन्स की अमाउंट सुनकर थोड़ा हेजिटेट करता है। आखिर 100 गोल्ड कॉइन्स काफी बड़ी अमाउंट थी, लेकिन एलिजाबेथ अश्योर करती कि वो पूरा लोन वापस कर देगी। अपनी सिंसियरिटी प्रूव करने के लिए वो एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट भी निकालती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले यूजर्स को उसकी टर्म्स फुलफिल करने के लिए फोर्स करता है, चाहे वो बाद में चाहे या फिर ना चाहे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 1 साल के अंदर एलिजाबेथ लुकास के उसके इन्वेस्टमेंट को डबल अमाउंट रिटर्न करेगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो एलिजाबेथ खुद को स्लेव के रूप में सेल होने देगी ताकि लोन का कॉस्ट कवर हो सके। लुकास को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उसे समझ नहीं आता कि एलिजाबेथ अपने लिए इतने डिस्टोरियस टर्म्स क्यों रख रही है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि उसे इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो लोन को इजीली रिपे कर देगी। एलिजाबेथ इतनी स्ट्रांगली इंसिस्ट करती है कि आखिर लुकास उसे लोन देने के लिए मान जाता है, और एलिजाबेथ सबसे पहले एक ओल्ड बिल्डिंग को खरीद लेती है। उस बिल्डिंग की प्राइस सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन होती है। एलिजाबेथ कहती है कि अब ये उनका बेस ऑफ ऑपरेशन होगा, लेकिन मिरेकल को समझ नहीं आता कि एलिजाबेथ को इतनी खराब कंडीशन वाली बिल्डिंग क्यों खरीदी। बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटली टूट चुकी होती है। इली एडमिट करती कि इस जगह को ठीक करने में काफी काम करना पड़ेगा, लेकिन 1 गोल्ड कॉइन में ये बेस्ट बिल्डिंग थी जो उसे मिल सकती थी, और उन्हें अपना पैसा जितना हो सके बचाना है। कुछ दिन बाद एली और मार्क बिल्डिंग की रिनोवेशन कंप्लीट कर देते हैं। मैरे इली से पूछती कि क्या वो किंगडम वाली कंपनी की तरह यहाँ भी कॉस्मेटिक्स का बिजनेस में फोकस करने वाली है। एली कहती कि इवेंचुअली वो कॉस्मेटिक बिजनेस जरूर करेगी, लेकिन अब उसके पास नोबल्स के लिए लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इनफ कैपिटल और वर्कफोर्स है। इसलिए फिलहाल वो सबसे पहले एक साबुन मार्केट में सेल करेगी। मोइल साबुन को देखती है और एक ही नजर में समझ जाती कि ये साबुन किंगडम में इलाई की प्रीवियस साबुन से भी हायर क्वालिटी का है, लेकिन इस सोप का प्रॉफिट मार्जिन काफी लो है, इसलिए इससे ज्यादा मनी अर्न करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन एलिजाबेथ बताती है कि साबुन से पैसे कमाना उसका मेन प्लान नहीं है। ये साबुन सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। इसके थ्रू वो अपने ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहती है, इसलिए फिलहाल वो सोप पर लॉस लेने के लिए भी रेडी है। लेकिन अगर एलिजाबेथ को अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली स्टैब्लिश करना है तो उसे कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बनाने होंगे, और उसे पता है कि स्टार्ट कहां से करना है। सबसे पहले वो चर्च ऑफ लेबरेज जाती है। वहां उसकी मीटिंग हेड प्रीस्ट से होती है। एलिजाबेथ एक्सप्लेन करती है कि उसने रिसेंटली एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, इसलिए वो अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए यहाँ प्रे करना चाहती है। प्रीस्ट कहते हैं कि वो बिल्कुल फ्रीली प्रे कर सकती है, लेकिन तभी 2 बच्चे खेलते हुए वहां से गुजर रहे होते हैं। वो प्रीस्ट को बताने आए होते हैं कि आज उन्होंने पैसे कमाए हैं। प्रीस्ट उनकी हार्डवर्क के लिए उन्हें थैंक करता है, लेकिन वो कहता है कि अभी वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन से बात कर रहा है, इसलिए बच्चों को बाद में आने को कहता है। बच्चे बात को समझ जाते हैं और खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रीस्ट एलिजाबेथ को एक्सप्लेन करता है कि वो नेक्स्ट डोर एक ऑर्फनेज रन करता है, और जो बच्चे अभी आए थे वो उसी ऑर्फनेज में कुछ चिल्ड्रंस हैं। एलिजाबेथ कहती है कि प्रीस्ट डेफिनेटली अच्छा काम कर रहा होगा, क्योंकि वो बच्चे काफी ज्यादा वेल टेक केयर में लग रहे थे। प्रीस्ट कहते हैं कि वो अपनी तरफ से बेस्ट करता है,
लेकिन वो एडमिट करता है कि ऑर्फनेज रन करना फाइनेंशियली काफी डिफिकल्ट है। ऑर्फनेज के एक्सपेंसेस काफी हाई है। प्रिस्ट एक्चुअली नहीं चाहता कि बच्चों को काम करना पड़े, लेकिन जब बच्चों को पता चला कि प्रिस्ट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो उन्होंने खुद वॉलंटियर किया। वो टाउन के अराउंड घास को रिमूव करने वाले छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने लगे ताकि ऑर्फनेज को सपोर्ट कर सके। प्रीस्ट को लगता है कि उसने बच्चों को फेल कर दिया है क्योंकि उनकी एज में बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन एलिजाबेथ प्रीस्ट को अश्योर करती है कि बच्चे उसके लिए की गई हर चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। एक्चुअली एलिजाबेथ कहती है कि वो ऑर्फनेज को एक छोटा डोनेशन देना चाहती है। वो प्रीस्ट को 5 गोल्ड कॉइन्स देती है, लेकिन प्रीस्ट इतना ज्यादा पैसे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन एलिजाबेथ इंसिस्ट करती है और ये उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो इस डोनेशन को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखती है। आखिर ये बच्चे फ्यूचर में उसके कस्टमर्स बनने वाले हैं, इसलिए उनका अभी प्रॉपर्ली ध्यान रखना सही होगा एलिजाबेथ के ओन इंटरेस्ट के लिए। डोनेशन देने के बाद एलिजाबेथ घर वापस चली जाती है। वहां उसकी मीटिंग उसकी बिजनेस पार्टनर से होती है, जो पूरा दिन नोबल्स की मेट्स को उनके सोप डिस्ट्रीब्यूशन करने में बिजी थी। उनका पर्पस फ्यूचर कस्टमर बेस बिल्ड करना था और एग्जैक्टली जैसे सोचा था उसकी सेल्स 3 महीने के अंदर रॉकेट बूम की तरफ फैल गई और अब वो सोप के अलावा लोशंस और शैम्पूज जैसे अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी एक्सपेंड कर चुके थे। इससे उन्होंने डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर लिया होता है। एलिजाबेथ ने ऑर्फनेज को रेगुलर डोनेशन देना भी स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वो मोरेल से कहती कि इस मंथ का डोनेशन ऑर्फनेज तक डिलीवर कर दिया जाए। डोनेशन का काम कंप्लीट होने के बाद एलिजाबेथ और मेल साथ में लंच के लिए निकल जाते हैं। एलिजाबेथ अपनी कंपनी को रिसेंटली ग्रो करता देखकर हैप्पी होती है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उनके कंपेटिटर्स इस ग्रोथ से खुश नहीं होंगे। इसलिए वो मिरेल से पूछती क्या गाज की कंपनी ने अभी तक उनके अगेंस्ट कोई मूव किया है। मिरेल बताती कि फिलहाल वो लोग शांत हैं। एलिजाबेथ उससे कहती कि उन पर नजर रखे रहना। साथ ही वो मिरेल को स्पेशली वार्न करती है कि साबुन का फॉर्मूला लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी कंपनी अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हो जाती तब तक साबुन ही उनकी लाइफलाइन है। और फिर एलिजाबेथ मेंशन करती है कि साबुन का सीक्रेट फॉर्मूला स्टोर के सेफ में हिडन है। वो ये बात जानबूझकर एक ऐसे बंदे के कान तक पहुंचाना चाहती है जो गाजा की कंपनी के लिए काम करता है। मीनवाइल गाजा की कंपनी में गैजेट्स कंप्लीटली फ्यूरियस होते हैं। उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि एलिजाबेथ की न्यू कंपनी हर पासिंग डे के साथ साथ और ज्यादा ग्रो करती जा रही है। उसके असिस्टेंट गैजेट्स को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आखिर एलिजाबेथ की कंपनी अभी भी एक स्मॉल स्केल बिजनेस है और उनका कस्टमर बेस भी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन गैजेट्स समझ जाता है कि ये कंपनी इंटेंशनली अपनी प्रोडक्शन लिमिटेड रख रही है और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से वो लोग गैजेट्स के सारे गुड कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और गैजेट्स के पास सिर्फ बेकार कस्टमर्स बच जाएंगे जो कंटिन्यूअसली कंप्लेन करते रहते हैं। अगर यह सिचुएशन ऐसे ही कंटिन्यू रही तो आने वाले कुछ सालों में गैजेट्स और भी ज्यादा पैसे लूज कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एलिजाबेथ की कंपनी ने इन्फ्लुएंशियल नोबल्स को अपना क्लाइंट बना लिया है, इसलिए गैजेट्स डायरेक्टली उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके प्रोडक्ट्स खरीदने वाले नोबल्स उससे गुस्सा हो जाएंगे। तभी डोर पर नॉक होता है और ग्रांट्स, वही बंदा जो रेस्टोरेंट में था, वहां एंटर करता है। गैजेट्स को ग्रांट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तुरंत ग्रांट्स को बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि ग्रांट्स फिर से पैसे मांगने आया है। गैजेट्स उस पर जोर जोर से चिल्लाता रहता है, लेकिन ग्रांट्स थोड़ा हिम्मत करके गैजेट्स को बताता है कि उसके लिए एलिजाबेथ की कंपनी के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर गैजेट्स एकदम फ्रीज हो जाता है और पहली बार वो ग्रांट्स को सीरियसली लेता है। वो पूछता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। ग्रांट्स एक्सप्लेन करते कि वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। वहां एक्सीडेंटली वो एलिजाबेथ की कंपनी के 2 लड़कियों के पास बैठा हुआ था। उसने उन्हें बात करते हुए सुना कि कंपनी का सीक्रेट फॉर्मूला उनके सेफ में हिडन है। ये इन्फॉर्मेशन सुनते ही गैजेट्स के दिमाग में एक प्लान आ जाता है। अगर वो सीक्रेट फॉर्मूला हासिल कर लेता है तो वो सेम साबुन बना सकता है, या फिर इससे बेहतर भी एलिजाबेथ की ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम को एडवांटेज लेकर वो सस्ते वर्जन्स बना सकता है और खूब सारा पैसा कमा सकता है। गैजेट्स ग्रांट्स को रिवॉर्ड के तौर पर कॉइन्स से भरा हुआ एक बैग देता है। फिर वो उसे अपनी नजरों से दूर होने को कहता है। साथ ही वार्निंग देता है कि इस कन्वर्सेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मीनवाइल एलिजाबेथ की साइड पर मिराइल को अभी भी एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। किंगडम में एलिजाबेथ को ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके हेड पर बाउंटी भी प्लेस कर दी गई है, लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है।
ये चार्जेस एलिजाबेथ के अगेंस्ट उसके खुद के फादर ने लगाए होते हैं और उसके फादर को परफेक्टली पता होता है कि प्रिंस ने एलिजाबेथ के अगेंस्ट जो आरोप लगाए होते हैं वो बिल्कुल गलत थे। उसके फादर प्रिंस की गलतियों को कवर करने के लिए अपनी बेटी को सेल करने को तैयार थे। ये बात एलिजाबेथ को डीपली हर्ट कर देती है, लेकिन वो अपने फादर के एक्शंस की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती। आखिर वो किंगडम से रिवेंज लेने का प्लान के बीच में है। कुछ मोमेंट्स बाद डोर पर नॉक होता है। जब मुरेल डोर को ओपन करती है तो सामने एक औरत खड़ी होती है। उस औरत का नाम हिलगार्ड था। वो बताती कि वो मर्चेंट गिल्ड की लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। उसका काम एक मैटर का इन्वेस्टिगेशन करना है। एलिजाबेथ कंप्लीटली शांत रहकर हिलगार्ड से पूछती कि वो उससे क्या चाहती है। हिल्डिया एक्सप्लेन करती कि उन्हें रिपोर्ट्स मिली है कि एलिजाबेथ की साबुन की वजह से कई कस्टमर को स्किन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए वो एलिजाबेथ को कस्टडी में लेना चाहती है ताकि इस मैटर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सके।